Hello and welcome back to Knowledge Hour. My name is Vanshika Bhasin and I have come back with the history lesson this time. Our topic for the day will be French Revolution और हमारी target audience रहेगी class 9th के history students और UPSC aspirants. क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा वास्ट है इसलिए मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है एंड टुडे विल बी स्टार्टिंग अप टिल द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशन लीडिंग टू फ्रांस बिकमिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. सो बिफोर वी प्रोसीड, जिन्होंने भी नॉलेज शार्क को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हिट ऑन द बेल आइकन ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें. And also about the courses, online and offline classes have been started for standard 8th to 12th. Along with this, special classes and subject specific classes have also begun. For more details, please contact on the number given. You can also connect with us through our app Knowledge Share and Instagram account at Knowledge Share. So let's begin with the French society in the late 18th century. अब 18th सेंचुरी हो गई आपकी 1700 से लेके 1800 तक एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द लेट 18th सेंचुरी है. सो इन 1774 लुई 16 became the king of France and married the Austrian princess Mary Antoinette. इस टाइम पे किंग ऑफ फ्रांस थे अराउंड 20 years of age, so he was very young. एंड ऑल्सो द कंडीशन ऑफ फ्रांस इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा बुरी थी. दे वर अंडर अ डेट ऑफ 2 billion livres. So it was a very terrible condition for the country, and so they decided to raise the taxes, which sounds fair enough, right? But France की condition इस time पे थोड़ी अलग थी. It was divided into 3 types of estates. The first estate was clergy, जिसके अंदर आते थे priests. The second estate was nobility. Those were the people rich by birth. और थर्ड एस्टेट में आते थे प्रैक्टिकली एवरीबडी एल्स, जो क्लर्जी नहीं थे और जो नोबिलिटी नहीं थे. सो इसमें आते थे बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, पेजेंट्स, आर्टिसंस एट्सेट्रा. अब क्लर्जी एंड नोबिलिटी हैड द प्रिविलेज दैट दे डिड नॉट हैव टू पे एनी काइंड ऑफ टैक्सेस. सो सारा बर्डन आता था द थर्ड एस्टेट पे. द थर्ड एस्टेट को पे करना पड़ता था टाइल था द डायरेक्ट tax to the state of France, and tithes was the tax payable to the church or alag matlab and the other indirect taxes were also included, all to be borne by the third estate. Then came the subsistence crisis. मतलब survival बहुत मुश्किल था इस टाइम फ्रांस में. क्यों? बिकॉज द पॉपुलेशन वॉज इंक्रीजिंग डे बाय डे और डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी फूड ग्रेन्स की. And also at this time the harvest was very bad because of situations such as drought or hail. So this led to increase in the price of their staple food bread. इसीलिए ये सारा burden आया third estate पे, leading to subsistence crisis, which is an extreme situation where the basic means of livelihood are endangered. Then came the 18th century. This was a century of growing middle class and ideas of philosophers. तो 18th सेंचुरी से पहले मिडिल क्लास का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. 18th सेंचुरी में आए वो लोग जो एजुकेटेड थे और जिनके पास थोड़ा पैसा भी था. सो दिस वॉज नेम्ड मिडिल क्लास. एंड मिडिल क्लास वॉज एक्सट्रीमली अगेंस्ट प्रिविलेजेस बाय बर्थ. उनका मानना ये था कि हर चीज़ कैपेबिलिटी पे मिलनी चाहिए एंड बाय बर्थ चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए. सो फिलोसोफर्स सच एज जॉन लॉक, मोंटेस्क्यू एंड रूसो, they preached the ideas of freedom, equal laws and opportunity, and it all became popular among the population of France. So when Louis XVI imposed further taxes, people got very agitated. क्यों? क्योंकि इनको नई नई इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वी टू हैव राइट्स, हम पे ही सारा बर्डन नहीं आना चाहिए टैक्स का. सो दे गॉट एंग्री एंड दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस. ऑल्सो इट इज़ वेरी नोटेबल कि आप ये इम्पॉर्टेंट वर्क्स याद करें. ये 1 mark क्वेश्चन में बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. सो जॉन लॉक रोट द 2 treatises ऑफ गवर्नमेंट. इसमें
He wrote against the divine right of monarchy and absolute monarchy. डिवाइन राइट ऑफ मोनार्की क्या होता है कि पहले के टाइम पे लोग किंग को ही एज अ गॉड ट्रीट करते थे, किंग को ही भगवान मानते थे. सो जॉन लॉक सेड दैट नो, द किंग इज़ नॉट गॉड, ही इज़ जस्ट अ ह्यूमन बीइंग, सो ट्रीट हिम लाइक वन. सो ये था जॉन लॉक का मानना, एंड दैट इज़ व्हाट ही wrote in the two treatises of government. Then came Rousseau and he wrote the social contract. In this he wrote कि गवर्नमेंट और पीपल, सिटीजन्स के बीच में एक कंसेंट होना चाहिए कि who should rule the citizens. Then came Montesquieu and he wrote the spirit of the laws. Spirit of the laws में he divided the power among three types, that is legislature, executive and judiciary. और ये सिस्टम जो है आजकल ऑलमोस्ट हर कंट्री फॉलो कर रही है. सो दैट इज़ गिफ्ट ऑफ मोंटेस्क्यू टू द वर्ल्ड. Then comes Abbassides and he wrote a very popular pamphlet named What is the Third Estate? So Abbassides was a priest, he was a member of clergy, but he was very considerate towards the third estate. So he kind of tried to help them. ये हम आगे पढ़ेंगे. Then came the outbreak of revolution. अब old regime France में क्या था, monarch did not have the liberty to just impose taxes. उनको एक स्टेट जर्नल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी. तो ऐसे ही एक मीटिंग उन्होंने 5 मई 1789 को भी बुलाई. सो स्टेट जर्नल की मीटिंग में क्या होता था, सारे जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेट हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते थे, एंड देन दे डिसाइडेड अमंग देमसेल्व्स कि क्या डिसीजन होना चाहिए. तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट ने अपने 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 300 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे और थर्ड स्टेट ने अपना 600 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे. बट कैच ये है यहाँ पे कि जो थर्ड स्टेट है इट कंप्राइज्ड ऑफ 90% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस. सो 90% पीपल को 600 रिप्रेजेंटेटिव्स रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे. तो थर्ड स्टेट डिमांडेड कि हर मेंबर को एक वोट मिलना चाहिए. हर मेंबर मतलब थर्ड स्टेट में जितने भी लोग हैं सबको एक वोट मिलना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड स्टेट हमेशा दोनों आपस में मिल जाते थे, एंड दैट इज़ वाई मेजॉरिटी वन, क्योंकि एक एक वोट होता था सब स्टेट के पास पहले. तो थर्ड स्टेट सेड नो, वी नीड वन वोट फॉर ईच मेंबर. So the king rejected their plea and the third estate in protest moved out of the assembly. Then on 20th June 1789, members of the third estate assembled in the hall of indoor tennis court in the grounds of Versailles and swore to draft the constitution of France and limit the power of kings. तो 20th जून को उन्होंने सब मिले एंड उन्होंने कसम खाई कि अब हम फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेंगे और हम किंग की पावर को लिमिट करेंगे. एंड दे वर लेड बाय मिराबियू एंड एबिसाइज. एबिसाइज का मैं आपको बता चुकी हूँ, ही वॉज अ मेंबर ऑफ क्लर्जी एंड मिराबियू वॉज ऑल्सो अ नोबेलिटी. ये दोनों फर्स्ट और सेकेंड स्टेट से बिलोंग करते थे, बट दे थॉट ऑफ हेल्पिंग द थर्ड स्टेट क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन था. Now let's talk about the condition of rest of France. अब bad harvest तो थी ही, तो price of bread was increasing day by day and bakers also started to exploit the poor people, कि उनको पता है कि staple है bread तो सबको ही चाहिए होगी. तो bakers started charging more money from the poor people. So people got very angry and they just rushed into their shops and starting smashing everything. अब किंग को जैसे ये चीज़ पता चली, ही सेंट हिज ट्रूप्स टू मूव टू पेरिस. और लोगों को जब पता चला कि किंग हैज सेंट हिज मेन टू डिस्ट्रॉय दीज पीपल, दे वेंट एंड डिस्ट्रॉयड बैस्टील. बैस्टील क्या है? बैस्टील वॉज द डिस्पोटिक पावर ऑफ किंग. इट वॉज अ सिंबल ऑफ डिस्पोटिक पावर ऑफ किंग. तो 14 जुलाई को क्राउड वेंट, स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड बैस्टील. Louis XVI finally recognized National Assembly. He thought कि क्योंकि they are becoming such a headache, तो उन्होंने कहा कि चलो let's recognize कर ही लेते हैं. तो 1789 में ऑगस्ट डिक्री पास हुई. उन्होंने टैक्सेस अबॉलिश कर दिए, फ्यूडल सिस्टम अबॉलिश कर दिया,
members of clergy had to give up their privileges, tithes abolished, and land with church were confiscated. So जो भी थर्ड एस्टेट को चाहिए था वो सब किंग ने उनको दे दी. Then thus France becomes a constitutional monarchy. The National Assembly completed the draft of the constitution in 1791. As they swore that we will create the constitution of France, they did complete their draft in 1791, and power was separated among legislature, executive and judiciary. दो टाइप के सिटीजन्स बताए गए, एक्टिव और पैसिव. एक्टिव सिटीजन्स थे वो जिनके पास था राइट टू वोट. अब उनका क्राइटेरिया ये था कि ओनली मेन अबव 25 years of age who paid taxes equal to 3 days of a laborer's wage could vote. तो ये था कि सारे लोग वोट नहीं कर सकते थे. देयर वॉज अ सर्टन क्राइटेरिया टू इट. और पैसिव सिटीजन्स थे रिमेनिंग मैन एंड ऑल विमेन. सो विमेन तो कंसिडर ही नहीं हो रही थी उस टाइम पे. मेन को भी वो बाइफर्केट कर रहे थे कि कौन वोट कर सकता है और कौन नहीं कर सकता. Then there was this declaration of the rights of man and citizen. Here भी यहाँ पे भी देखो man, woman का कोई जिक्र नहीं है, man and citizen. तो natural and inalienable rights mention किए गए जो by birth सभी को मिलने चाहिए. ये नेशनल असेंबली ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में ड्राफ्ट किया था. राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ. दीज आर द राइट्स जो मिलने ही चाहिए बाय बर्थ टू एवरीवन. With this I'll end today's topics, but before I leave you, मैंने कुछ questions लिखे हैं जो बहुत ही ज़्यादा easy हैं and you can answer them in an instant. So let's see सबसे पहले कौन आंसर करता है. In the comment section please write the answers and let me know if you understood the video or not. So the first question is, name the king of France during the French Revolution. Second, name the author of the book Two Treatises of Government. Third, explain the terms tithes and tile and explain the subsistence crisis. Very easy questions, you can easily do them. Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe if you liked the video, and don't forget to answer the questions. Take care, stay safe.